वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था उसके बारे में बता दिया था और उसके साथ साथ ही जो नील्स बोर की जो परिकल्पना थी वहां तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो वर्गीकरण की आवश्यकता हो वो क्यों पड़ी थी। ठीक है, और वर्गीकरण की आवश्यकता में हम पढ़ेंगे डॉबराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूं। मैंने आपको कल जो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग बताया था उसके क्या निष्कर्ष निकले थे और क्या परमाणु मॉडल दिया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है और जो धनावेश होता है इसके केंद्र में स्थित होता है। यानी कि जो धनावेश कहां पर स्थित होगा, परमाणु के नाभिक में स्थित होगा। तो इसने बताया था कि परमाणु का जो आयतन होता है वो नाभिक के आयतन से कहीं ज्यादा होता है। यानी कि परमाणु का इसने व्यास बताया था, डायमीटर बताया था 10 की घात -10 मीटर और नाभिक का डायमीटर होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, ये इसने बता दिया था और इसने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर, यानी कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उन पथों को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। और ये मॉडल था वो सौर मंडल के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये मैंने आपको रदरफोर्ड के बारे में बताया था, उसने जो परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था नील्स बोर की परिकल्पनाएं और नील्स बोर ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो कौन सा मॉडल दिया था। तो नील्स बोर ने क्या बताया था, नील्स बोर ने भी यही बताया था कि परमाणु में जो नाभिक होता है वो पूर्णतः धनावेशित कण होता है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित पथ में, एक निश्चित ऊर्जा के पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो कैसी रहती है, वो ऊर्जा निश्चित होती है तब तक कि जब तक यदि वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण नहीं करके, यदि वो ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है वो क्या करेगा, वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा और वो परमाणु के नाभिक से दूर होता चला जाएगा। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक से जितना दूर होगा, यानी कि उसका ऊर्जा स्तर जितना ज्यादा दूर होगा वो उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसमें हमने पढ़े थे n के मान, यानी कि ऊर्जा कोषों के मान। तो कोषों के मान को n से दिखाया जाता है, इसका मान होता है पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए K L M N O P इस तरह से ये भी आगे बढ़ता जाता है। यदि n बराबर 1 होता है तो कोष का नाम होगा K और यह कोष होगा, ये बिल्कुल नाभिक के पास में स्थित होगा, यह कक्षा होगी नाभिक के पास में स्थित होगी और इसका जो ऊर्जा का मान होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, n का मान जिस प्रकार से बढ़ता चले जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से उतना ही दूर होता चला जाएगा और उसकी जो ऊर्जा है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और नील्स बोर ने एक बात और बताई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में तब ही चक्कर लगा सकता है जब उसका कोणीय संवेग का मान होता है वो h/2π का क्या हो, पूर्ण गणज हो, या फिर कोणीय संवेग होता है वो nh/2π के बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या बताया था कि कोणीय संवेग होता है mbr, वो बराबर होना चाहिए nh/2π के। ठीक है, यहां पर m क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि वेलोसिटी। r क्या है, r वह त्रिज्या होती है जिस त्रिज्या के पथ में, यानी जिस ऊर्जा स्तर में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की रेडियस मान लीजिए। ठीक है, किसकी, जैसे ये एक परमाणु है और इस परमाणु में ये नाभिक स्थित हो गया और इस नाभिक में ये ऊर्जा स्तर है। ठीक है, एक कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी वो r होगी, इसका जो वेग होगा वो b होगा। ठीक है, इसका कुछ ना मास होगा तो वो मास हो जाएगा, यानी कि mbr क्या हो जाता है, कोणीय संवेग हो जाता है और यह कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है वो कोषों या फिर कक्षों की संख्या होती है। ठीक है, और h है, ये क्या है, ये प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। ठीक है, h क्या है, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है h बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रख सकते हो।
आपके अभी कोई काम आने वाली नहीं है, लेकिन इसको आप याद रख सकते हो, आगे काम आएगी। ठीक है, तो ये बताया था किसने? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने यहां तक बता दिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता। तो हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला डॉग-राइनर के बारे में, डॉग-राइनर के बारे में। ठीक है, तो लेकिन अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को लिखेंगे। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और साथ में अपने नोटबुक में लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ये तो मैं मिटा देता हूं। और चैप्टर नंबर आपका 7 चल रहा है। 6 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते चलो और पीछे का आपसे साफ होता चले, ठीक है, बोलने लग जाओ। तो आपको क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है। अपने जो नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ते रहने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर 7 में आपका चल रहा है, जिसका नाम क्या है? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो परमाणु सिद्धांत वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, एवं इन तत्वों के क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो हम शुरुआत करते हैं आवर्त सारणी के तत्व 1 से 30 तक जो हम रोजाना लिखते हैं। मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है, और साथ में रिवाइज करना है और आपकी नोटबुक में लिखते जाना है। 1 परमाणु क्रमांक किसका होता है? हाइड्रोजन का। 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का। 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का। 4 होता है बेरिलियम का। 5 होता है बोरॉन का। 6 होता है कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। 9 परमाणु क्रमांक किसका होता है? फ्लोरीन का। 10 होता है नियोन का। 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का। 12 होता है मैग्नीशियम का। 13 होता है एल्यूमिनियम का। 14 होता है सिलिकॉन का। 15 होता है फास्फोरस का। 16 होता है सल्फर का। और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। ठीक है, 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का। 19 परमाणु क्रमांक होता है पोटेशियम का। 20 होता है कैल्शियम का। 21 होता है स्कैंडियम का। 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का। 23 परमाणु क्रमांक होता है वेनेडियम का। 24 जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्रोमियम का होता है। 25 मैग्नीज का। 26 आयरन का। 27 कोबाल्ट का। 28 होता है निकेल का। 29 होता है कॉपर का। और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, ये आपको याद तो हो ही जाने चाहिए और याद हो भी गए होंगे, मैं समझता हूं, क्योंकि हम रोजाना पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ रिवाज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी? है ही लाइबेवकेनॉफ। नियोन को अलग किया, नामांगल, सेप्सिकल, इसके बाद आर्गन को अलग किया है, इसके बाद हुआ कागज टेप, यहाँ से क्रमन, फेकोनी और कजन। ये आपको इस तरह से याद रखने और डायरेक्टली आपको याद रखने कि 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का। ठीक है, क्रोमियम का 24 परमाणु क्रमांक होता है। 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का। इसी प्रकार से ये आपको रखना है कि 7 परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का। 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। और एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है। इस तरह से आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम क्या पढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता, आखिर तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या हुआ, समय के साथ साथ धीरे धीरे तत्व बढ़ते चले गए, तत्वों की नए नए तत्वों की खोज होती चली गई। तो सन 1800 ईस्वी में 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की? 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और टाइम निकलता गया, धीरे धीरे और खोज होती गई। तो सन 1865 ईस्वी तक, कब तक? सन 1865 ईस्वी तक 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। और आज की तारीख में हम देखें IUPAC
ये क्या एक यूनियन है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक क्या है यूनियन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा आज तक की डेट में 118 तत्वों को जाना जाता है, यानी कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अब तक, ठीक है, जिनमें से बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हैं, यानी कि हमने खुद बनाए हैं। ओके, तो इतने सारे तत्वों की धीरे धीरे खोज होती गई। सबसे पहले 31 तत्वों की खोज हुई, फिर 63 तत्वों की खोज हुई। तो क्या इन तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इन तत्वों को हम ऐसे याद नहीं रख सकते, ना ही इसका हम किसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इनका व्यवस्थीकरण नहीं होगा, इनको मैनेज नहीं किया जाएगा कि कौन से तत्व होते हैं, उनके गुणधर्म किस तत्व के मिलते जुलते हैं, किस तत्व के पास में उनको रखना चाहिए, तो ये क्या होती है, ये वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो इन तत्वों को व्यवस्थित रखने के लिए, मैनेज रखने के लिए किसी न किसी वर्गीकरण की आवश्यकता थी, और समय के साथ साथ ये वर्गीकरण की आवश्यकता बढ़ती चली गई और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार इन तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉबराइनर के बारे में। डॉबराइनर, ठीक है, तो डॉबराइनर नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सन 1829 में, कब, 1829 में अपना वर्गीकरण दिया था, यानी कि इन तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की गई थी। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने तीन तत्वों के, कितने, तीन तत्वों को समूह में बांट दिया, समूह में बांटा, ठीक है। डॉबराइनर ने क्या किया, तीन तत्वों को समूह में बांटा। किस आधार पर, कि इनके जो परमाणु, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर, गुणधर्मों की समानता के आधार पर इनको बांटा गया था। यानी कि ऐसे तत्व जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, उन तत्वों के तीन के जोड़े बनाए गए, ठीक है। और इस तीन के जोड़े में क्या था कि जो मध्य वाला तत्व था, इस मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट, परमाणु भार लगभग बराबर था पहले वाले और तीसरे तत्व के औसत भार के, ठीक है। परमाणु भार फर्स्ट, ऐसे लिख देता हूं, पहला तत्व, ठीक है, प्लस में तीसरा तत्व, पहला तत्व प्लस में तीसरा तत्व, इसका क्या होगा, औसत भार, ठीक है। तो इनके बराबर था जो सेकंड वाले तत्व का परमाणु भार, ठीक है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आखिर परमाणु भार होता क्या है, यानी कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु का। किसका, हाइड्रोजन के परमाणु का। तो यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु से तुलना की जाती है और हाइड्रोजन के परमाणु के तुलना के आधार पर ही परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी तत्व का यदि परमाणु भार आपको ज्ञात करना है, तो परमाणु भार का मतलब होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु भार का मतलब हुआ कि वह तत्व हाइड्रोजन परमाणु से कितना गुना भारी है, यानी कि कोई भी तत्व है वो हाइड्रोजन परमाणु से कितना गुना भारी है, उतना जितना गुना भारी होगा वह उस तत्व का क्या होगा, परमाणु भार होगा। हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु भार होता है वो 1.008 होता है। कितना होता है, 1.008 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और परमाणु भार को जो परिभाषित किया जाता है वो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो डॉबराइनर थे, डॉबराइनर ने तीन तत्वों के ऐसे समूह बनाए थे जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में समान हो। इसके साथ साथ मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक टेबल बनाई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने केवल 3 ही समूह में ये बना पाए थे, 3 ही समूह में वर्गीकृत कर पाए थे। तो ऐसे कौन कौन से 3 समूह थे उसको मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। डॉबराइनर ने ओनली 3 समूह ही बना पाया था और उसके बाद वो फेल हो गया था, क्योंकि इससे आगे उसका जो तर्क नियम था वो काम नहीं कर पाया था। तो ऐसे कौन कौन से 3 समूह थे उसकी मैं आपको टेबल बना के बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम, ठीक है,
सोडियम और पोटेशियम। कौन सा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इसका पहला त्रिक था, यानी कि पहला इसका जोड़ा था 3 तत्वों का। तो इसमें इसने क्या बताया था? लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 11 होता है, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 19 परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। हमने परमाणु भार की बात नहीं की, अभी परमाणु क्रमांक की बात की है। तो इसने क्या बताया था कि जो पहले तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व होता है, ये तीनों तत्व होते हैं, ये भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है वो पहले तत्व और दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो इनके परमाणु भार देख लेते हैं। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट होता है। ये आपको याद रखना है कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और जो पोटेशियम होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो 39 होता है। कितना होता है? 39 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आप देख लीजिए, तो 39 और 7 कितने होते हैं? इनको जोड़ा जाए तो 46 होता है, और इस 46 का आधा औसत निकालेंगे, 3 में 2 का औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 23 आता है। ठीक है। यानी कि इस नियम के अनुसार डॉव-रायनर का जो त्रिक नियम था, उसने क्या बताया था कि पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत होगा वो दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। ठीक है। ये क्या होगा? लगभग बराबर होगा। यहां पर तो पूरा फिट टू फिट बैठा है, यानी कि 46 का आधा कितना हो गया? 23 हो गया यहाँ पर। तो ठीक है। और इसने ये तो एक जोड़ा हो गया, ये तो एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा होता है इसका, दूसरा जोड़ा होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये इसका दूसरा जोड़ा होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और इसका जो तीसरा जोड़ा होता है, ये दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसका तीसरा जोड़ा होता है। ये 3 ही जोड़ा बना पाया था। ठीक है। अब देखते हैं इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 20 होता है। स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 38। ठीक है। और बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56। इसी प्रकार से जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35 और आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। ये आपको याद रखने। अब इनके परमाणु भार देख लेते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। और स्ट्रोंशियम का परमाणु भार होता है 88 होता है। कितना होता है? 88 होता है। और बेरियम का परमाणु भार 137 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है ये होता है 35, वैसे 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है। ब्रोमीन का जो परमाणु भार होगा ये होता है 80 और आयोडीन का जो परमाणु भार होगा वो होता है 127। ये आपको याद रखने। ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ही याद रखने। ओके। वैसे परमाणु भार आप लगभग डबल करके देख सकते हो, लगभग डबल, यानी कि उसका उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो जस्ट डबल करके देख लिया, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 बढ़ाकर देख लिया। इसी प्रकार सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक होता है तो 11 दूनी 22, 1 बढ़ाकर 23 हो गया। पोटेशियम का 19 होता है तो 19 दूना 38, 1 बढ़ा के 39 हो गया परमाणु भार। ठीक है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, इसका जस्ट डबल होता है 40 होता है। इसी प्रकार से स्ट्रोंशियम होता है, इसका जस्ट डबल से भी ज्यादा होगा। बेरियम का भी डबल से ज्यादा होगा। यहाँ पर क्लोरीन के साथ ये थोड़ा ठीक बैठता है कि 70 दूना 34 और 1.5 इससे ज्यादा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इससे ज्यादा ही बनता है। ठीक है। लेकिन आपको ये डायरेक्टली ही याद होने चाहिए। तो इनके क्या, इसने 3 जोड़े बनाए थे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। ये 3 जोड़े बनाए थे। इन 3 जोड़ों के आपस में यानी 1 2 3 इन तीनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसने समान बताए थे। इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। ठीक है। और इनमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। और ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ये बात इन 3 जोड़ों तक ही सही थी। इसके बाद ये नियम होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आने वाले और तत्वों के बारे में ये इस नियम को लागू नहीं कर पाया था और यहां पर जाकर डॉव-रायनर का जो त्रिक नियम था वो फेल हो जाता है। ठीक है। डॉव-रायनर ने क्या नियम दिया था? डॉव-रायनर ने दिया था त्रिक नियम। त्रिक नियम।
ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने नियम दिया था अष्टक नियम, ठीक है, तत्वों का अष्टक नियम दिया था, उसको हम देखते हैं। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैं रफ करता हूं और हम आगे पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम, ठीक है। तो न्यूलैंड का पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने सन 1865 में अपना अष्टक नियम दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के क्रम में व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया। और इन्होंने बताया था कि जो आठवां तत्व होता है, आठवां तत्व वह भौतिक व रासायनिक गुणों में पहले तत्व से समानता रखता है। पहले तत्व से क्या रखता है? समानता रखता है, ठीक है। तो ये क्या था? ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने बताया था कि जो आठवां तत्व होता है वो पहले तत्व से भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता रखता है, ठीक है। किस प्रकार से इन्होंने बताया था? एक टेबल बनाई थी, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से तत्वों के बारे में इन्होंने ये नियम दिया था, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद आता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है। तो ये इन तत्वों के बारे में इन्होंने आगे बताया था, लेकिन यह कैल्शियम के बाद यह आगे वाले तत्वों को नहीं समझा सका था, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ये कैल्शियम पे आके फेल हो जाता है। तो यहाँ तक हम देखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। मैं परमाणु क्रमांक को यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, बोरॉन का 5, यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और पोटेशियम का 19, कैल्शियम का हो गया 20। ये क्या हुए? परमाणु क्रमांक। इनके क्या लिखने हैं हमको? परमाणु भार लिखने। तो परमाणु भार 3 दूनी 6 7, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट नहीं है, इस तरह से आप याद रख सकते हो बस, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो 7 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है? 9 होता है। बोरॉन का कितना होता है? 11 होता है। कार्बन का 12 होता है। इसके बाद इसका कितना होता है? 15 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। और इसके बाद फ्लोरीन क्या होता है? 19 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है? 24 होता है। एल्युमिनियम कितना होता है? 13 दूनी 26 और 27, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है? 28, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है? 31, सल्फर का होता है 32, ठीक है। और क्लोरीन का होता है 7 दूनी 34 और पेस का होता है 35.5। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पोटेशियम का होता है 19 दूनी 38 और 39 और कैल्शियम का होता है 20 दूनी 40,
ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके परमाणु भार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ठीक। यहाँ पर ये गलत बता दिया मैंने, जो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है वो 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। ये आपको याद रखना है, परमाणु भार याद रखना है, परमाणु क्रमांक याद रखना है, ये आपको याद रखने। और उन्होंने बताया था 8वां तत्व होगा, इनके अष्टक नियम था, 8वां तत्व पहले तत्व से समांतर रखेगा। तो आप देख लीजिए, ये पहला तत्व हो गया, तो 8वां कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां ही हो गया। यानी कि लिथियम है वो सोडियम के साथ समांतर रखेगा, इसी प्रकार से सोडियम पोटेशियम के साथ समांतर रखेगा, ये इसी प्रकार से चलते जाएंगे। बेरिलियम है मैग्नीशियम के साथ समांतर रखेगा, क्योंकि ये भी 8वें तत्व हैं। ये कैसी इस तरह से इन्होंने सारणी बनाई थी, ये आपस में समांतर रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब कैल्शियम के आगे आने वाले तत्व थे, जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह थे, ये इनको यहाँ पर ये लागू नहीं कर पाया था। अष्टक नियम यहाँ पे कैल्शियम से आगे जाके फेल हो जाता है। ठीक है, तो अष्टक नियम कहां तक चलता है, कैल्शियम तक चलता है। लेकिन इस नियम के आधार पर और भी आगे खोज होती गई, और भी वर्गीकरण की एक नए नए प्रयास किए गए। तो आगे जो मेंडलीफ नामक एक वैज्ञानिक आए थे, तो मेंडलीफ ने आगे तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित किया था और आवर्त सारणी को बनाया था। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो मेंडलीफ के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, इसमें कुछ नहीं है। याद रखने का मेन तो ये था कि इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और बताया था कि 8वां तत्व होता है वो भौतिक और रासायनिक गुणों में पहले तत्व से समांतर रखता है। ठीक है, ये उन्होंने तत्व बताए थे। कैल्शियम के आगे ये बताने में ये फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर इनका जो ये नियम होता है वो आगे फेल हो जाता है, यानी कि वो असफल हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, आवर्त सारणी का मतलब होता है कि तत्वों को उनके व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि एक निश्चित अरेंजमेंट होना चाहिए आवर्त सारणी में। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक निश्चित अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, सबसे पहले बनाई आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीफ के द्वारा ही सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, सबसे पहले मेंडलीफ के द्वारा ही आवर्त सारणी को बनाया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार, जैसा कि न्यूलैंड ने किया था, उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। जब इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो इन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद होते हैं वो तत्वों के जो गुण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था कि तत्वों को जब परमाणु भार के निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के जो गुण हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, समान गुण के तत्व आने लग जाते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने नियम दिया था। ठीक है, जिसे मेंडलीफ का नियम कहा जाता है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, इन्होंने बताया था कि तत्वों के गुणधर्म, जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो आपको बताना है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह क्या है, यह मेंडलीफ द्वारा दिया गया नियम है। ठीक है, कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि मेंडलीफ ने तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया था, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। और मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, मेंडलीफ को जाता है। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, क्या बनाई, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है, इस आवर्त सारणी को तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम में, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इस आवर्त सारणी में 8 वर्गों का निर्माण किया। 8 वर्ग यानी कि स्तंभ, यानी कि कॉलम बनाए। क्या बनाए थे, कॉलम बनाए। 8 वर्गों का निर्माण किया और इन 8 वर्गों को आगे 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया। ठीक है, 2-2 उपवर्ग बनाए, यानी कि 8 वर्ग कैसे हो गए, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ठीक है। इसी प्रकार से फर्स्ट वर्ग को इसने ए और बी इस प्रकार से उपवर्ग में विभाजित किया। इसी तरह से टोटल जो 8 वर्गों के उपवर्ग बनते हैं, टोटल बनते हैं 16, ठीक है। इसके साथ साथ इसने 6 आवर्त बनाए, 6 रो में इनको कन्वर्ट किया और 6 आवर्त भी आगे जाके 2-2 आवर्तों में विभाजित होते चले गए। उस समय क्या था, उस समय जो अपनी नोबल गैसें थी, आदर्श गैसें थी, ये 8 वर्ग के बाद में शून्य वर्ग में इनको आदर्श गैसों को लिखा गया, आदर्श गैसों को लिखा गया। तो ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें 8 वर्ग बनाए गए थे जो 2-2 उपवर्ग में विभाजित के और 6 आवर्तों का निर्माण किया गया। इनमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर इसने इन नियमों को क्या किया था, तोड़ने की कोशिश की थी, इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें एक तत्व आता है टेलोरियम। क्या आता है, टेलोरियम एक तत्व आता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 52। क्या होता है, 52। और टेलोरियम के बाद आता है आयोडीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 53। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। यदि इनको परमाणु भार, जो बढ़ता हुआ परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जबकि आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 127। मैंने आपको लगभग बताया था, ये होता है 126.9। कितना होता है, 126.9 होता है। और टेलोरियम का जो परमाणु भार होता है वो 127.6 होता है। कितना होता है, 127.6 होता है। तो ये नियम यहां पर आकर फेल हो जाता है। लेकिन इसने ये कोशिश की थी कि समान तत्वों को, जो समान श्रेणी के तत्व हैं, जो भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता रखते हैं, उनको एक ही वर्ग में रखा जाए, ठीक है। और उनको आवर्ती फलन के अनुसार, उनके नियम के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाए। तो यहां पर आके इन्होंने ये नियम तोड़ने की कोशिश की थी और ये नियम इन्होंने तोड़ दिया था कि इन्होंने जो टेलोरियम था, इस टेलोरियम को आयोडीन से पहले रख दिया, जबकि इसका परमाणु भार ज्यादा था, आयोडीन का परमाणु भार कम था। जबकि इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। तो क्या होना चाहिए, इस आयोडीन को टेलोरियम से पहले होना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने ऐसा नहीं किया था और यहां पर आके इनका जो नियम है वो फेल हो जाता है। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। इसमें उन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, ताकि किन तत्वों के लिए, कि जिन तत्वों में आगे भविष्य में खोज होने वाली थी, उन तत्वों के लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और उन्होंने उन तत्वों के बारे में भी, उनके गुणों के बारे में पहले से ही बता दिया था कि इनमें आने वाले जो तत्व होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान उन्होंने छोड़े थे 3 तत्वों के लिए। एक तो होता है एका बोरॉन, एक होता है एका एल्यूमिनियम, एक होता है एका सिलिकॉन, ठीक है। तो इनके लिए रिक्त स्थान छोड़े थे और इन्होंने बताया था कि इनकी जगह पर आने वाले तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण कैसे होने वाले हैं। तो आगे खोज हुई और एका बोरॉन की जगह आता है स्कैंडियम और एका एल्युमिनियम की जगह ले ली गैलियम ने, ठीक है। और एका सिलिकॉन की जगह ले ली जर्मेनियम ने, ठीक है। तो इन्होंने जिस प्रकार से बताया था उनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके समान ही थे और इनको यहाँ पर एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन की जगह रखा गया था। अब हम देखते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो कहां पर आके फेल हो जाता है, यानी कि इनकी कमियों के बारे में। तो इनकी कमियां तो एक तो प्रमुख यही थी कि इन्होंने बहुत से ऐसे तत्व थे कि जिनके रासायनिक गुण होते हैं, जिनके गुणधर्म होते हैं, वो दूसरे तत्वों से मेल नहीं खाते हैं, कि समान नहीं होते हैं, फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा गया। और बहुत से ऐसे तत्व थे जो क्या होते हैं, मेल खाते हैं, आपस में रासायनिक गुणों में मेल खाते हैं और उनको अलग अलग वर्ग में रखा गया। एक पॉइंट तो इनकी ये कमी थी। दूसरी कमी थी, इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ये इनकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी थी कि इन्होंने समस्थानिकों की स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और एक कमी जो इनकी जो चौथी थी कि इन्होंने जिस प्रकार से बताया था कि बढ़ते हुए परमाणु क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, तो यहां पर आके ये नियम फेल हो गया था। कहां पर, टेलोरियम और आयोडीन पर ये नियम आके फेल हो जाता है। यानी कि आयोडीन को पहले होना चाहिए था, लेकिन टेलोरियम पहले होता है, क्योंकि टेलोरियम का परमाणु भार ज्यादा होता है और आयोडीन का परमाणु भार कम होता है। फिर भी इन्होंने ये ऐसा किया था, यानी कि अपने खुद के नियम को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी और यहां पर आके खुद फेल
हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी, और आगे और खोजी होती गई। जो सबसे बेस्ट जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो मोजले के द्वारा किया गया था। हेनरी मोजले के द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई थी, और वो परमाणु भार के आवर्ती क्रम में ना होकर वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती क्रम में थी, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उन तत्वों को व्यवस्थित किया था और उन तत्वों में हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, और इससे पहले हमने डॉबराइनर के त्रिक नियम को पढ़ लिया, न्यूलैंड के अष्टक नियम को पढ़ लिया, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में तो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद अवेलेबल हो जाएगी, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ साथ करना क्या है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है, और मोजले की आवर्त सारणी को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे अच्छे से अलग अलग ब्लॉक वाइज आपको बोर्ड पे ये बता के बताऊंगा कि मोजले की आवर्त सारणी में कौन से तत्व कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से 30 तक के तत्व आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद के तत्वों को हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।